शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। आज साइंस की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, पोलियो बीमारी से ये रिलेटेड है, इसलिए हम सबसे पहले पोलियो के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देखने वाले हैं। पोलियो, ठीक है, जो कि एक वायरल संक्रामक रोग माना जाता है। ये डायरेक्टली हमारा जो तंत्रिका सिस्टम है, हमारा जो नर्व सिस्टम है, उसको डैमेज करने का काम करता है। पोलियो वायरस के 3 अलग अलग उपभेद होते हैं, 3 टाइप में इसको हम बांट देते हैं। वाइल्ड पोलियो वायरस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको शॉर्टकट में WP1, WPV1, WPV2, WPV3 3 अलग अलग प्रकार से इसको बांटा जाता है। लक्षणों की बात करें तो तीनों में एक से दिखाई देते हैं और पक्षाघात और मृत्यु का ये कारण बन सकते हैं। पक्षाघात, स्ट्रोक और डेथ, ये सब रिजल्ट के रूप में हमें सामने दिखाई देता है। इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर रहता है अनुवांशिकता और वायरोलॉजिकल का। जो इन सब टाइप्स के अलग अलग वायरस बनाते हैं, जिन्हें प्रत्येक को एकल रूप से हमें समाप्त किया जाना जरूरी है। प्रसार की यदि हम बात करें कैसे करके ये फैलता है, तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो मलाशय मुखमार्ग, जिसको फेकियल ओरल रूट कहते हैं, इसके माध्यम से दूषित पानी, दूषित भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मतलब कि 2 प्रकार से ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। चाहे कोई व्यक्ति संक्रमित था, उसका दूषित पानी है, उसका दूषित भोजन है, इसी से एक दूसरे में भी ये बीमारी फैलती है। मुख्यतः देखा जाए तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये प्रभावित करता है। इसमें आंत में वायरस तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। आंत से तंत्रिका तंत्र पर यह हमला करता है, जो कि पक्षाघात का कारण बन सकता है। लक्षण की बात करें, पोलियो से पीड़ित अधिकांश लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं। कुछ लोगों में केवल मामूली लक्षण जैसे कि बुखार, थकान, जी मिचलाना, सिर दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ मामले में पोलियो संक्रमण के कारण मांसपेशियों में पक्षाघात हो जाता है, ठीक है। और जब मांसपेशियों में होगा तो फिर आप देखते हैं कि उस अंग में पार्टिकुलरली हम देखते हैं सबसे ज़्यादा असर करता है ये बीमारी। यदि सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाएं या फिर मस्तिष्क में कोई संक्रमण हो जाए तो पोलियो और भी ज़्यादा घातक हो जाता है और इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन यदि हम वैक्सीनेशन करते हैं तो वैक्सीनेशन के माध्यम से इसको हम रोक सकते हैं। टीकाकरण की बात करें तो ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, 2 वैक्सीन चलती हैं। ओरल वाली ये संस्थागत प्रसव के दौरान जन्म के टाइम में ही दे दिया जाता है। यदि आप हॉस्पिटल में हैं, उस टाइम में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम में प्रसव के दौरान ये वैक्सीन लगाई जाती है। इसके बाद प्राथमिक 3 खुराक 6, 10 और 14 में हफ्ता में और एक बूस्टर डोज लगाया जाता है 16 से 24 महीने की एज में। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की बात करें तो इसको सार्वभौमिक टीकाकरण UIP के अंतर्गत DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस की तीसरी खुराक के साथ एक अतिरिक्त खुराक के रूप में दिया जाता है। इंडिया की यदि हम बात करें तो 3 साल के दौरान 0 मामलों के बाद भारत को 2014 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। ये उपलब्धि हमको हासिल हुई थी पल्स पोलियो अभियान के बाद, जिसमें सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती थी। देश में वाइल्ड पोलियो वायरस के कारण अंतिम जो केस आया था वो था 13 जनवरी 2011 का था। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बताया जाता है। ग्लोबल पोलियो टारगेट जो निर्धारित किया गया था वो इस साल में पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसा न्यूज़ में बताया जाता है। 1988 से जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इस्टेब्लिश करी थी एक ग्लोबल पोलियो इराडिक्शन प्रोग्राम, जिसको शॉर्टकट में GPEI कहा जाता है। वाइल्ड पोलियो वायरस सब टाइप 2 और सब टाइप 3 ये सक्सेसफुल तरीके से ख़त्म किया जा चुका था।
1988 में जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने कुछ प्रोग्राम चलाई जिसके चलते चलते हम क्या काम कर पाए, वाइल्ड पोलियो वायरस का जो सब टाइप 2 और 3 है इसको हम ख़त्म करने में सफल हो पाए थे। द नंबर ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस केसेस अक्रॉस द वर्ल्ड हैव शार्पली ड्रॉप्ड बाई मोर देन 99.9%। तेजी के साथ में वाइल्ड पोलियो वायरस के केसेस पूरे विश्व भर में तेजी के साथ में गिरावट हमको देखने को मिली थी। आज के टाइम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान केवल 2 कंट्री ऐसी हैं जहां पर इंडिजीनियस वाइल्ड पोलियो वायरस सब टाइप ट्रांसमिशन कंटिन्यू है और इसको हम रोक नहीं पाए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। केसेस में हमें राइज देखने को मिल रहा है। पिछले साल देखें यदि हम तो जो नंबर ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस सब टाइप है ये रिपोर्ट किया गया था अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। इसके चलते चलते लगभग 22, ठीक है। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है शूट अप टू, ठीक है। तो शूट अप टू का मतलब होता है बहुत अधिक बढ़ जाना या फिर तेज़ी के साथ में इनकी संख्या का बढ़ना। तो यहाँ जो संख्या बताई जा रही है वर्ल्ड पोलियो वायरस सब टाइप की, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में तेज़ी के साथ में बढ़ गया था 22, 2 केस अफ़गानिस्तान में और 20 केस पाकिस्तान में, फ्रॉम जस्ट 5 केसेस इन 2021 में 5 केस थे और आज आप देखोगे 2023 में 22 हो गए हैं। जितने भी ये 20 केसेस रिपोर्टेड हुए हैं पाकिस्तान में, ये रहे हैं सिक्योरिटी कंप्रोमाइज डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनवा प्रोविंसेस से। पूरे के पूरे जो केसेस आए हैं वो खैबर पख्तूनवा प्रांत से आए हैं, रिप्रेजेंटिंग ए 19 फोल्ड इंक्रीज, 19 गुना वृद्धि देखने को मिली है, जबकि 2021 में हमको सिंगल केस रिपोर्ट हुआ था। एज ऑफ 10 मई 2023 1 केस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस सब टाइप 1 वाज रिपोर्टेड इन खैबर पख्तूनवा। इन द केस ऑफ अफगानिस्तान द लेटेस्ट रिपोर्ट WPV1 केस वाज ऑन 29 अगस्त 2022। लेटेस्ट जो केस रहा अफगानिस्तान का वो 2022 का रहा। इसी साल 10 मई की यदि हम बात करें, एक WPV1 केस रिपोर्ट किया गया था पाकिस्तान में 20 फरवरी 2023 को, जबकि जो 2 केसेस हैं उनको डिटेक्ट किया गया था एनवायरमेंटल सैंपल में। इन कॉन्ट्रास्ट देयर हैव बीन नो वाइल्ड पोलियो वायरस सब टाइप 1 केसेस रिपोर्टेड दिस ईयर इन अफगानिस्तान। इस साल में तो नहीं हुआ है, जबकि 18 पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल को रिपोर्ट किया गया है इस साल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट का जब अध्ययन किया जा रहा है तो वहाँ पर भी एनवायरमेंटल में इसकी मौजूदगी हमको दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि चिंता का विषय हैं। यदि हम एक रिसेंट रिपोर्ट की देखें, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट MMWR में की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 859 केस ऑफ सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। क्या नाम लिखा गया है यहाँ पर? सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। इसको हम देख लेते हैं ये आखिर है क्या। वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस हम किसको कहेंगे? इज ए वेल डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेन ऑफ पोलियो वायरस। पोलियो वायरस का ही एक स्ट्रेन माना जाता है। ये म्यूट हुआ है फ्रॉम द स्ट्रेन ओरिजिनली कंटेंट इन OPV। ओरिजिनली तौर से ही ये स्ट्रेन नया बना है। OPV में शामिल है एक लाइव वीकेंड फॉर्म ऑफ पोलियो वायरस जो कि रिप्लिकेट कर लेता है इन द इंटेस्टाइन फॉर ए लिमिटेड पीरियड, thereby developing immunity by building up antibodies। तो यहाँ पर देखा जाए ना तो जो सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस है ये हमें लास्ट ईयर 859 केसेस देखने को मिले थे। इसका मतलब ये हो गया इसके चलते चलते हमको 23% की वृद्धि देखने को मिली है। 698 केसेस
पहले कितने थे? 698 थे, आज के टाइम में 859 हुए। इंक्रीज इन सच केसेस ए ईयर अर्लियर इन 2021। 2021 में 698 थे, 23% की वृद्धि हुई और ये केस बढ़ के कितना हो गया? 859 हो गया। लेकिन what is particularly concerning is the fact that circulating vaccine-derived poliovirus have been reported from countries where poliovirus transmission had long been eliminated, such as। चिंता करने वाली बात यह है, जहां हम कह रहे हैं कि ऐसे देश जिन देशों ने पोलियो वायरस को ख़त्म कर दिया है वहां पर हमको वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस देखने को मिला है। कुछ कंट्री जैसे कि कनाडा, इजराइल, यूके एंड यूएस। और अतिरिक्त में यदि हम ये कहें, देयर हैज़ बीन को सर्कुलेटिंग ऑफ मल्टीपल पोलियो वायरस टाइप्स ऑकरिंग इन मल्टीपल कंट्रीज ग्लोबली। यहाँ पर और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मल्टीपल पोलियो वायरस टाइप अलग अलग देशों में पाया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इज़राइल, मलावी, मोजाम्बिक, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड यमन। तो ये तो थी हमारी पहली न्यूज़ जो कि पोलियो वायरस से रिलेटेड थी। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो साइंस की न्यूज़ हम देखने वाले हैं, यहाँ पर किसी भी चीज़ के एज का पता लगाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं कार्बन सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम पता लगा पाते हैं कि कोई भी चीज़ कितने साल पहले एग्जिस्ट करती थी। इसके लिए वैज्ञानिक लोगों ने नई टेक्निक का इजाद किया है, कैल्शियम 41 का। कैल्शियम 41 टू रेडियोमेट्रिक डेटिंग एक न्यू टेक्निक है, ये जिसका वेलकम किया जा रहा है, कैल्शियम 41 टू रेडियोमेट्रिक डेटिंग। देखिए, जब से इन्वेंशन हुआ था 1947 में कार्बन डेटिंग मेथड का, हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड मैनी फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के क्षेत्र में बहुत सारी क्रांति आ चुकी है अभी तक। इसके द्वारा ही वैज्ञानिक लोग एस्टिमेट लगा पाए थे एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल की, बेस्ड ऑन हाउ मच कार्बन 14 इट कंटेन्स। किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की उम्र का पता हम लगा सकते हैं कि कितना कार्बन इसमें शामिल है। फिर भी कार्बन 14 हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 5700 साल ईयर्स। देखा जाए तो जो कार्बन 14 है इसकी हाफ लाइफ है कितने की? 5700 ईयर्स की। सो द टेक्निक कैन नॉट डिटरमाइन द एज ऑफ सब्जेक्ट ओल्डर देन अराउंड 50,000 साल ईयर्स। दिक्कत वाली बात ये हो गई है यहाँ पर कि यदि कोई चीज़ 50,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है तो उसका पता हम नहीं लगा सकते हैं कार्बन 14 वाली मेथड का इस्तेमाल करके। फिर आता है कैल्शियम 41। 1979 में वैज्ञानिक लोगों ने सजेस्टेड किया था कि हम कैल्शियम 41 का इस्तेमाल करेंगे। हाफ लाइफ है 99,400 ईयर्स की। इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन कॉस्मिक रेज फ्रॉम स्पेस स्मैश इनटू कैल्शियम एटम। इसको हम कैसे करके प्रोड्यूस करते हैं? जब कॉस्मोस रेस को, ये कॉस्मोस रेस कहाँ की हैं? ये स्पेस की हैं, ये स्पेस से आ रही हैं, ये स्मैश हो रही हैं कैल्शियम आटम में। कैल्शियम आटम में ये टूट रही हैं, ठीक है, पड़ रही हैं इन द सॉइल एंड इज फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट। और ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? अर्थ की क्रस्ट में देखने को मिल रहा है। इसने डोर को ओपन कर दिया था डेटिंग फॉसिल बोन्स एंड रॉक को। इसके माध्यम से हम जो बोन के फॉसिल्स मिल रहे हैं, रॉक के फॉसिल्स मिल रहे हैं, इनकी उम्र का पता लगा पा रहे थे। बट सेवरल प्रॉब्लम्स नीड टू बी ओवरकम बिफोर इट कैन बी यूज टू रिलायबल डेट ऑब्जेक्ट। लेकिन बहुत सारी समस्याएं थी जिनको सॉल्व करना ज़रूरी था, तब जा कर के हम परफेक्टली डेट का पता लगा पाते। When an organic entity is alive, its body keeps absorbing and losing कार्बन 14 आइटम।
यदि कोई ऑर्गेनिक एंटाइटी है वो जिंदा है तो उसकी बॉडी क्या काम करती है, वो कार्बन को एब्जॉर्ब करेगी, कार्बन को लॉस करेगी। ठीक, कार्बन के जो एटम हैं उनका लॉस और एब्जॉर्प्शन हमको देखने को मिलेगा। जब इसकी डेथ होती है, दिस प्रोसेस स्टॉप से, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। द एक्सटेंट कार्बन 14 स्टार्ट टू डिके अवे, इसके बाद कार्बन 14 का क्षय चालू हो जाता है। यूजिंग द डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव अबाउंडेंस ऑफ दीज एटम्स इन द बॉडी and the number that should have been there, researcher can estimate when the entity died. इसके बाद क्या काम किया जाता है कि इस बॉडी में कुछ यहाँ पर डिफरेंस को समझा जाता है, किस किस के बीच में, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दिस आटम इन द बॉडी एंड द नंबर दैट शुड हैव बीन देयर। मतलब कि यहाँ यदि एक बात समझ लीजिए कि शरीर में इन परमाणुओं की सापेक्ष प्रचुरता की कितने प्रचुर मात्रा में ये मौजूद है और जो संख्या होना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस किया जाता है और इसी से पता चलता है कि इसकी डेथ कब हुई होगी। इसके बाद कार्बन डेटिंग के साथ एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक मुद्दा कार्बन 14 परमाणुओं का पता लगाना था, जो लगभग 1012 कार्बन परमाणुओं में एक बार होता है। वहीं जो कैल्शियम 41 होता है वो दुर्लभ है, लगभग 1015 कैल्शियम परमाणुओं में एक बार होता है और ये हमको दिखाई देता है 1015 कैल्शियम एटम्स में। एक नए अध्ययन में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना हेफेई के शोधकर्ताओं ने समाधान के रूप में एटम ट्रैप एनालिसिस नामक एक तकनीक प्रस्तुत किया था। तो ये टेक्निक इन परमाणुओं का पता लगाने के लिए काफ़ी संवेदनशील है, इतनी विशिष्ट कि वे अन्य समान परमाणुओं के लिए भ्रमित ना हों और एक बार में ही ये चीज़ फिट हो जाए। इसके बाद एक नमूना ओवन में वाष्पीकृत होता है। वाष्प में परमाणु लेजर ठंडे होते हैं। द एटम्स इन वेपर आर लेजर कूल्ड इनको किया गया। इसके बाद लोड किया गया था एक केज में जो कि बना है लाइट का और मैग्नेटिक फील्ड इसमें मौजूद है। इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट if it is given a specific amount of energy, then it jumps back by releasing that energy. एक परमाणु में एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगले संक्रमण करेगा यदि आप उसको एक एनर्जी देते हैं। एनर्जी छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो जंप करके बैक आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन in ATTA, the laser's frequency is tuned such that it imparts the same energy as required for electron transition in calcium 41। उतनी ही एनर्जी देना है जितनी की इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए ज़रूरत है कैल्शियम 41 में। द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एंड रिलीज दिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फिर रिलीज करेगा। रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ देयर एटम्स, और इससे पता चलता है कि उनकी प्रेजेंस है एटम्स के भीतर में। इसके बाद अगली जो साइंस की न्यूज़ आई है वो मांसाहारी जीवों से रिलेटेड आई है। फियर ऑफ लार्ज प्रीडेटर्स डेराइव्स मेसो प्रीडेटर्स टू सेफर एरियाज। देखिए, कोई भी मांसाहारी जीव हो उसको उससे बड़े जीव का डर लगा रहता है, इसी के चलते चलते ये सेफ एरिया की तरफ मूव करते हैं, ऐसा इस साइंस की न्यूज़ में बताया जाता है। तो जो मध्यम आकार की मांसाहारी प्रजातियां हैं, कोयोटस या फिर बॉबकैट्स जैसे जो मैसे प्रेडेटर्स हैं, ये बड़े मांसाहारियों द्वारा शिकार से बचने के लिए मानव वर्चस्व वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन शील्ड इफेक्ट। लेकिन
ये मानव गतिविधियों के कारण सुरक्षा चाहने वाली प्रजातियों को मृत्यु दर के लिए काफ़ी अधिक जोखिम में डाल देता है। मेसोप्रेडेटर्स के लिए घात दिस फाइंडिंग डिस्क्राइब्स ए पैराडॉक्स ऑफ लीथल ह्यूमन शील्ड फॉर मेसोप्रेडेटर्स विच हैज़ बीन लिंक्ड टू इंक्रीज वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल रेट्स इन सम इंस्टांसेस। कुछ इंस्टांसेस में ऐसा हो सकता है कि इनकी सर्वाइवल की जो दर है वो बढ़ गई हो, लेकिन रिस्क तो इनको बना रहता है। इसके बाद एक एनालिसिस किया गया जिससे पता चलता है कि जो लेक वाटर है उनके स्टोरेज में डिक्लाइन देखने को हमको मिल रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। The amount of water stored in more than half of the largest lakes। दुनिया भर की सबसे बड़ी झीलों और जलाशयों में आधे से अधिक में जमा पानी की मात्रा घट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जलवायु के गर्म होने और ह्यूमन इफ़ेक्ट के चलते चलते ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। इससे पता चलता है इम्पोर्टेंस ऑफ accounting for these impact in future surface water resources management strategies। फ्यूचर के लिए आप क्या सरफेस वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी लेकर के आ रहे हैं, इसको आप में ध्यान रखिए ताकि ये जो लेक्स वगैरह हैं ये अपने पानी को लंबे समय तक रख सकें। कंबाइनिंग सैटेलाइट मेजरमेंट विथ क्लाइमेट एंड हाइड्रोलॉजिक मॉडल। रिसर्चर ने बिल्ड किया था एक ग्लोबल डाटा सेट ऑफ डिकेडल स्केल ट्रेंड इन लेक वाटर स्टोरेज फ्रॉम 1992 से 2020 और फॉर 2000 ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक्स एंड रिजर्वायर। तो शोधकर्ताओं ने दुनिया की 2000 सबसे बड़ी झीलों और जलाशयों के लिए 1992 से लेकर के 2020 तक झील के पानी के भंडारण में दशकों के पैमाने में क्या चेंजेस हो रहे हैं इसको देखा, उनका एक डेटा सेट तैयार किया था। इसके बाद फॉरेस्ट वाले न्यूज़ यहाँ पर आई है कि कितना फॉरेस्ट कार्बन को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। फॉरेस्ट हैव लिमिटेड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल। यहाँ पर जो कार्बन सिक्वेस्ट्रियल पोटेंशियल वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब ये है कोई भी चीज़ कितना कार्बन को सोख रही है। तो वैज्ञानिक लोगों ने ये रिसर्च किया है, इन्वेस्टिगेटेड किया है द नेचुरल लिमिट्स टू द एडिशनल कार्बन एक्यूमुलेशन in the biomass of forest in the hypothetical absence of the all direct human forest management activities। यदि आप डायरेक्ट ह्यूमन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी के कांटेक्ट में नहीं आने वाले फॉरेस्ट में कार्बन एब्जॉर्बेशन की मात्रा का पता लगाएंगे तो उसमें क्या चीज़ हमको देखने को मिलेगी। यदि ये करेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशन चल रही इसको चलने देते हैं, इसके साथ साथ में फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको भी हम हटा देते हैं, इसके बावजूद भी जो हमारे पास में फॉरेस्ट अवेलेबल है ये इंक्रीज़ कर देगा बायोमास को कितना 44.1 पेटाग्राम्स ऑफ कार्बन को। ये रिप्रेजेंट करता है 15% और भी ज़्यादा कार्बन को, विच वुड ओनली ऑफसेट अबाउट 4 ईयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर द करेंट इमिशन रेट। क्या कहा जा रहा है कि ये 15% अधिक कार्बन का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो वर्तमान उत्सर्जन दरों के अंतर्गत केवल 4 साल के CO2 की भरपाई को कर पाएगा।
इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो कर्नाटका से आई है। कर्नाटका में सिद्धारमैया ने कर्नाटका के सीएम के रूप में चार्ज ग्रहण कर लिया है। इसके बाद हमें देखना है मुख्यमंत्री से रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक जानकारी को, जैसे कि पूरे नेशनल लेवल पर हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है, पूरे हमारे देश का मुखिया कहना चाहिए प्रधानमंत्री है। ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी राज्य का एक मुखिया है मुख्यमंत्री। राज्यपाल तो केवल नाम मात्र का रहता है, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति भी नाम मात्र का है। मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना, कोई भी विधेयक यदि बन रहा है संसद में या फिर विधानसभा में, उस विधेयक के ऊपर साइन करने का काम बस रहता है राष्ट्रपति और राज्यपाल का। राष्ट्रपति के मामले में थोड़ी सी पावर ज़्यादा है किसी भी विधेयक को लेकर के, वहीं यदि हम देखें राज्यपाल की पावर थोड़ी सी कम रहती है किसी विधेयक को लेकर के। तो जिस प्रकार से संघ की मंत्रिपरिषद का प्रधान भारत का प्रधानमंत्री है, उसी प्रकार से राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान एक मुख्यमंत्री होता है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत देखें तो मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री की संज्ञा दी गई थी उस टाइम में। उस समय देखा जाए तो केंद्र में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता था। संविधान के निर्माताओं ने संघ में प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान करते हुए राज्यों में मुख्यमंत्री का भी प्रावधान कर दिया था। नियुक्ति की बात करें तो संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन व्यवहार में राज्यपाल की वो शक्ति बहुत लिमिटेड है। चूँकि राज्यों में उत्तरदायी या फिर संसदीय स्वरूप की कार्यपालिका की व्यवस्था करी गई है, इसीलिए विधानसभा में जौन सी भी पार्टी ज़्यादा वोट लेकर के आएगी, राज्यपाल उसी दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है। नॉर्मली मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य रहता है, परंतु इसके अपवाद भी हमको देखने को मिलते हैं। विधान परिषद के सदस्य भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। यदि विधानसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं हो पा रहा, कोई भी पार्टी नहीं जीत पा रही है, तो उस टाइम में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको बुलाया जाता है कि आप आइए। तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ यदि बेसिक फैक्ट देखें, जैसे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिए हैं, तो नियुक्ति से रिलेटेड जो प्रावधान है आर्टिकल 163 के अंतर्गत किए गए हैं। और नॉर्मली जो राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं वो विधानसभा में जो पार्टी बहुमत से आती है उसी दल का वो नेता होता है। और हमारे राज्य के शासन का वास्तविक जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री ही काम करता है। राज्य के राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम कौन करता है, तो राज्य के राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में मुख्यमंत्री कड़ी का काम करता है। इसके अलावा जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो उस टाइम में उसका हेड रहता है मुख्यमंत्री। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ आई है वो उस ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है जिसको अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से सिग्नेचर करवाया गया है राष्ट्रपति से। वो जो ऑर्डिनेंस था, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि यहाँ की जो सिविल सर्विस है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा यहाँ का मुख्यमंत्री। लेकिन ये बात केंद्र सरकार को पसंद में नहीं आई। पसंद नहीं आने के चलते चलते उन्होंने इस चीज़ को पलटना चाहा, और इस चीज़ को आप तभी पलट सकते हैं जब आप कोई एक ऑर्डिनेंस पास करें। अब चूँकि अभी हाल ही में तो संसद की कोई बैठक नहीं चल रही है, इसलिए ऑर्डिनेंस का सहारा लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा और कहा गया कि देखिए ऐसा नहीं होने वाला है। आप कहोगे कि सब मुख्यमंत्री करेगा, ये सब गलत बात है। राज्यपाल करेगा ये सारी चीज़ें, हमारा आदमी करेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो जैसे आईएएस ऑफिसर हैं उनका ट्रांसफ़र करना, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये सारी जो पावर है केंद्र सरकार ने राज्यपाल को दे दी है इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये जो कदम उठाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इसको हम सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएंगे और ये जांच के दायरे में आता है। अब देखने वाली बात यह है कि किसकी जीत होती है, अरविंद केजरीवाल की जीत होगी या फिर केंद्र सरकार की यहाँ पर जीत होती है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया के पहले चीता सेंचुरी से रिलेटेड, जिसको भारत का पहला चीता अभ्यारण्य बोला जाता है। पार्टिकुलरली कुनो नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नॉमिनेट किया गया है। भारत में एशियाटिक चीता बिल्कुल विलुप्त हो चुके थे। अब भारत सरकार फिर से चीता को भारत में लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को चुना गया था। कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में चीता नामीबिया मतलब अफ्रीका महाद्वीप से लाए गए हैं और इस परियोजना को पैसे दे रही है भारत सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट 2009 में लाया गया था। हालांकि इस परियोजना को अंतिम रूप से मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ही दी। तो कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को 2018 में एक नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड किया गया था। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बहुत सारे जीव जंतु यहाँ देखने को मिल जाते हैं हमको, और ये सब चीता जैसी बिल्ली की प्रजाति के लिए एक आदर्श जगह अवेलेबल कराता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीता पुनर्वास परियोजना भारत में इको टूरिज्म के लिए ज़बरदस्त अवसर पैदा करेगी और कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य रणथंभौर नेशनल पार्क से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, जिसने 2019 में 4,31,000 पर्यटकों को आकर्षित किया था। अभी 3 चीते और हैं जिनको एमपी के कुनो नेशनल में रिलीज़ किया गया है, जंगल में रिलीज़ किया गया है। 2 मेल एंड जिनका नाम है अग्नि और वायु एंड 1 फीमेल है गामिनी, इनको रिलीज़ किया गया है जंगल में एट द कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश ऑन फ्राइडे। विथ दिस 6 चीताज हैव बीन रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड। इन सब को मिलाकर के 6 चीते ऐसे हैं जिनको जंगल में छोड़ दिया गया है। आज के टाइम में यदि हम देखें तो 11 ट्रांसलोकेटेड फेलाइंस एंड 4 कब्स आर लेफ्ट इन द इनक्लोजर। अभी हमारे पास कितने बचे हुए हैं? 11 ट्रांसलोकेटेड फेलाइंस और कब्स अवेलेबल है हमारे पास इनक्लोजर में।